नमस्कार, स्टार्टअप नेशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हाजिर है एक और नया ताजा एपिसोड लेके स्टार्टअप नेशन का। एक बढ़िया शानदार कहानी आपके लिए जो इंस्पायर भी करेगी और एक बिजनेस आइडिया के बारे में भी बताएगी। होगा आज का गुरु ज्ञान और साथ में आज की खबरें भी। तो सबसे पहले आज का फोकस। स्कूली शिक्षा में इनोवेशन को शामिल करते स्टार्टअप स्टेम रोबो की सक्सेस स्टोरी। देखिए कैसे खास लैब्स के जरिए 1000 से ज्यादा स्कूलों तक इस स्टार्टअप ने बनाई है अपनी पहुंच। पूरे मैग्ना एडवाइजर्स के एमडी विक्रांत कोट ने स्टार्टअप गुरु में खास चर्चा। जानेंगे एडटेक के लिए और कितने मौके हैं बाजार में। खबरों में बेंगलुरु बेस्ड व्हीकल रेंटल प्लेटफॉर्म ड्राइवीजी की जापान और यूएस में लिस्टिंग की तैयारी। कंपनी ने कहा रेगुलेटरी नियमों की वजह से भारत में नहीं होंगे लिस्ट। लेकिन स्टार्टअप नेशन की शुरुआत हमेशा की तरह एक स्टार्टअप स्टोरी के साथ, एक ऐसी स्टोरी जो इंस्पायर भी करती है और एक हमें नए बिजनेस मॉडल के बारे में भी बताती है। तो इनोवेशन का बीज बचपन में ही अगर डाल दिया जाए तो सिर्फ विज्ञान टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि हर फील्ड में नए एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देंगे। इसके लिए स्कूलों में कई तरह के प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। सरकार के इसी पुशअप में स्टार्टअप स्टेम रोबो को ग्रो करने का मौका मिला है। स्टेम रोबो इनोवेटिव एक्टिविटीज और किट के जरिए बच्चों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करने में मदद कर रहा है। इनके बिजनेस पर सरकार और नीति आयोग ने भी भरोसा दिखाया है। तो देखते हैं कि कैसा रहा है अब तक का स्टेम रोबो का सफर और आगे चर्चा करेंगे कि इसमें कितना है पोटेंशियल। हम अक्सर दूसरे देश का उदाहरण देते हैं कि ये देश इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल गया। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसी एटमॉस्फेयर की वजह से, जहां बच्चों को शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम रोबोटिक्स और कोडिंग जैसे स्किल डेवलप किए जाते हैं। यही काम स्टेम रोबो भी कर रहा है, जिसकी मदद से न सिर्फ इन बच्चों का भविष्य बन रहा है बल्कि देश भी मजबूत हो रहा है। दिल्ली के इस डीपीएस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े कारनामे कर रहे हैं। इनमें से एक है रेहान सैफई, जिन्होंने नेत्रहीनों को विजुअली एम्पावर्ड बनाने के लिए ब्लाइंड स्टिक और ब्लाइंड ग्लासेस डेवलप किए हैं। इन डिवाइस में लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट के नजदीक आने से पहले ही ब्लाइंड ग्लास बीप और स्टिक वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। रेहान को ऐसा डिवाइस डेवलप करने में मदद मिली स्टार्टअप स्टेम रोबो से। इनसे हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है और हमें पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है। इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जैसे हमने एक ब्लाइंड स्टिक और एक ब्लाइंड गॉगल्स बनाए। बच्चों को खेल खेल में स्टेम रोबोटिक्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के मकसद से साल 2016 में अनुराग गुप्ता और राजीव तिवारी ने स्टेम रोबो की शुरुआत की। इस स्टार्टअप का फोकस 4वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स पर है। एजुकेशन भी हो और टेक्नोलॉजी भी हो, तो इसलिए हमने ये फील्ड सेलेक्ट किया, ये डोमेन सेलेक्ट किया कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कैसे हम मर्ज करके बच्चों के लिए कुछ इनोवेटिव वर्क कर सकें। तो ये थॉट प्रोसेस था हमारा स्टेम रोबो स्टार्ट करने का। अपने B2B मॉडल के तहत स्टेम रोबो ने अब तक 1000 से ज्यादा स्कूलों में टिंकरिंग और इनोवेशन लैब्स स्थापित किए हैं। इनसे करीब 5 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हैं। वहीं अपने B2C सेगमेंट के तहत स्टार्टअप हार्डवेयर किट, सॉफ्टवेयर और कंटेंट मुहैया कराता है। वो जो फंड है स्कूल हमें प्रोवाइड करता है और फिर उनकी हम उसमें लैब सेटअप करते हैं। और ये पूरा एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सामान हमने कहीं से लिया और स्कूल को सप्लाई कर दिया। हमारी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद अपना डिजाइन कर रहे हैं और टाइम टू टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम टू टाइम हम उसको इवॉल्व कर रहे हैं। स्टेम रोबो पर निवेशकों ने भी भरोसा जताया है और अब तक HNI से करीब 50 लाख रुपए, तो वहीं इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क से CSR ग्रांट्स के जरिए 10 लाख रुपए की फंडिंग हासिल हुई है। हर्ष वर्मा, दिल्ली। राइट, तो ऐसे स्टार्टअप्स देखने में काफी मजा आता है जिनमें एक बिजनेस तो है लेकिन वो कुछ अलग तरीके से वो सोसाइटी की कहीं मदद कर रहे हैं। तो वैसा ही है स्टेम रोबो। तो चलिए, स्टेम रोबो टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर अनुराग गुप्ता और राजीव तिवारी, जिन्हें आपने अभी स्टोरी में देखा, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का।
और साथ ही स्टार्टअप गुरु में आज हमारे साथ हैं 4 टाइम मैग्नी एडवाइजर्स के एमडी विक्रांत पुतनी साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैम रोबो की, क्योंकि जैसा मैंने कहा अनुराग की काफी अच्छा लगा ये कंसेप्ट देख के, क्योंकि आप एक बिजनेस अपनी जगह है लेकिन आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ इवॉल्व कर रहे हैं, उनके अंदर से कुछ एक बेहतरीन चीज बाहर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कहां से जनरेट हुआ, क्या कहीं और आपने देखा और आउटसाइड इंडिया और फिर उसे यहां लाने का मन हुआ, या ये आपकी अपनी कोई सोच थी, ऐसी कोई घटना थी जहां से आपको लगा कि नहीं ये करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं और राजीव दोनों लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे एंड हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जॉब से। तो हमें बार बार मन में आता था कि हम ऐसा क्या करें कि कुछ सोसाइटी के लिए कर सकें और जहाँ पे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्म हो सके। तो चूंकि सोसाइटी के लिए डायरेक्ट हम कुछ करना चाहते थे, इसीलिए ये थॉट आया और हमने सोचा क्यों ना हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टार्ट करें। और मैं और राजीव देन मिल करके ये सारी चीजें स्टार्ट किया। राइट, बहुत बढ़िया। राजीव, मुझे बहुत पुरानी चीज याद आती है जो मैंने कहीं अपनी किताबों में स्कूल टाइम में पढ़ी थी, और वो महात्मा गांधी साहब का एक कथन था कि बच्चों को ना प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तब उनका संदर्भ ये होता था कि आप बाहर ले जाइए, उनको थोड़ा चीजें दिखाइए, उनको छोटा मोटा कुछ हाथ में पैसे देके थोड़ा सा बिजनेस जैसी चीज बताइए या कुछ बनाने को दीजिए। तो वो तो उस वक्त की बात हुई, लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखूं तो टेक्नोलॉजी से, मतलब मैं आपकी जो चीजें देख रहा हूं कि आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ वहां पे रोबोटिक्स लगाएंगे, आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी लगती होगी, जो चीजें मैंने देखी छोटी मोटी कोडिंग भी लगती होगी। तो बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश है आपकी, यही अप्रोच है? अप्रोच मेन ये है कि हम कैसे बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि इनोवेशन की तरफ आजकल सबका ध्यान है, लेकिन इनोवेशन जो है इट्स लाइक अ सब्जेक्ट एग्नोस्टिक। ये सिर्फ ये नहीं कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के पॉइंट से इनोवेशन है। इनोवेशन आज की तारीख में किसी भी प्रोसेस में कोई भी काम कोई कर रहा है उसमें इनोवेशन लाया जा सकता है। तो वो जो इनोवेशन की जो एक सोच है, एक फाउंडेशन है, वो बच्चों को बचपन से ही दिया जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट या बाकी सब चीजें होती हैं, जनरली जब बच्चे कॉलेज में या डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं तब वो शुरुआत होती है, जो कि बहुत कम समय है उनको उनकी सोच बदलने का। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। हमने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत से ही बच्चों को इनोवेशन की तरफ फोकस करें, उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उनको एक्टिविटीज, उनको अपनी जो आसपास की समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, क्या उसको वो टेक्नोलॉजी की मदद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस प्रयोग में हमने ऑब्जर्व किया कि काफी बच्चों ने इनोवेटिव आइडियाज जो एग्रीटेक के अराउंड, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम से रिलेटेड, और कई सारे बच्चों के आइडियाज अब पेटेंट वगैरह भी हो रहे हैं। तो एक अलग तरफ वो, जैसे कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, और इस हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एआई, आईओटी, ये सब नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उससे जो बच्चे जब वो स्कूल में हैं तभी उनको उसका एक्सपोजर मिल रहा है, जिससे धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनको एक नई सोच की तरफ वो जाएंगे, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरह का जो हैंड्स ऑन लर्निंग का कल्चर है वो धीरे धीरे अब यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये कंसेप्ट की बात हमने समझी। विक्रांत साहब, कंसेप्ट पे शुरू में आपसे राय लेता हूं कि ओवरऑल कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है? कंसेप्ट तो बहुत बड़ी नीड है इस चीज़ की, और इस सबसे पहले हमें एक्चुअली वी हैव टू थैंक, सरकार को थैंक करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो टिंकरिंग लैब का बजट है वो स्कूल के पास जा रहा है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत आज इम्पॉर्टेंट है, और वो टिंकरिंग लैब के थ्रू स्कूल तक आ रहा है। जैसे ये बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी हम इंजीनियरिंग में या हायर एजुकेशन में पढ़ते थे, आज आईओटी, 3D प्रिंटिंग, एआई और ये सारी जो ड्रोन्स, ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये आज बच्चों तक इस चीज से पहुंच रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे जो टिंकरिंग लैब का जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज की वजह से इसको बहुत बड़ा पुश भी मिल रहा है। बट स्कूल में इसके लिए एक्सपर्टीज
शायद नहीं है। यहाँ पे ये कंपनी का बहुत बड़ा रोल है कि आपके पास फंड तो आया है, बट हम आके अभी एक्सपर्टीज ऐड करेंगे और बच्चों को ये सिखाएंगे। मुझे याद आता है जो मैंने अपने स्कूल के जमाने की बात की, कि जब ये बात कर रहा हूं मैं 92 के आसपास की, कि तब कंप्यूटर्स आ रहे थे जैसा ये है, तो कंप्यूटर के लिए स्कूल में कोई सेटअप नहीं होता था, स्कूल के पास ना कोई वैसा नॉलेज डोमेन वाला कोई व्यक्ति होता था, ना वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो पूरा कंप्यूटर का, तो वो बाहर की किसी एक एजेंसी को कहते थे और वो लाके अपना सेटअप लगाते थे। तो ये काफी हद तक उसी लाइन पर है। राइट अनुराग, तो ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अब ये बताइए कि एज ए बिजनेस इसमें कैसे प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं, बिजनेस की तरह कैसे समझे इसे हम? बिजनेस का इसका बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। एंड हम लोग कहेंगे कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आज के टाइम में हमने जो ये एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जो शुरू किया है, क्योंकि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन और टिंकरिंग लैब इन सब चीज़ों को आज के टाइम में प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अटल टिंकरिंग लैब जो कि अभी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा, क्योंकि हर तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि आज के आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर में इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। क्योंकि और आप जान के बहुत आश्चर्य होंगे कि हमें सिर्फ इंडिया से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, अभी अफ्रीका, इजिप्ट एंड मलेशिया, मॉरिशस, बहुत जल्दी ही आप को सुनने को मिलेगा कि स्टेम रोबो ने एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है, और जैसे हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल बन सकें। नहीं, बहुत बढ़िया है। ये आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जी 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 आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत स्कोप है इसका। जी जी सर, आ रहा हूं आपके पास। सो टिपिकली बिजनेस की अगर बात की जाए तो एजुकेशन हम सबको पता है कि पेरेंट्स का एक प्राइम अर्निंग एरिया है। ये स्कूल एजुकेशन में जो ड्राइंग क्लास, सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास, ये हो गया। पेरेंट्स को भी आज चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ अलग करे, कुछ और करे। तो बिजनेस स्टैंड पॉइंट से अगर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा आज एक IoT डिवाइस बना रहा है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो इसके लिए पेरेंट्स इस पे स्पेंड करने के लिए तैयार है। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी चीज की है, उन्होंने B2B और B2C का कॉम्बिनेशन किया है। डिस्क्रिप्शन में हमने जब सुना तो B2B में शायद वर्किंग कैपिटल डिले होगा कि आज स्कूल को डिलीवर किया, 1-1.5 महीने बाद पैसा आएगा। बट B2C में डे 1 पे आप कस्टमर से पैसे ले रहे हो और डिलीवर कर रहे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है B2B थ्रू स्कूल्स और एक B2C किट जो वो बना रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। मोर इंपॉर्टेंटली जो स्टार्टअप्स हम देखते आ रहे हैं कि फंडिंग लगेगा एक्सपेंशन के लिए, ये बहुत अलग कंपनी है। डे 1 से इनको प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो के इश्यूज नहीं होने चाहिए। राइट, तो पूछ भी लेते हैं राजीव, जो आप करते हैं क्या उसी से आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाता है? और दूसरा अगर मैं पूछूं कि इन टर्म्स ऑफ स्कूल या अभी आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, कहां तक आपका नेटवर्क फैला है, अगर आप वो सब डेटा हमें थोड़ा दे पाए। हाँ, तो ये बहुत सही बात आपने कही। इस में बेसिकली क्योंकि हम स्कूल से डायरेक्टली टच में हैं, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं डिलीवर करते हैं। हम अपनी चीजें देते हैं तो उसके 1-2 महीने में हमारी पेमेंट्स रिसीव हो जाती हैं। दूसरा, ये जो B2C के थ्रू भी हमको एक कंसिस्टेंटली एक हमको कैश फ्लो बना रहता है। तो इस कारण से इस मॉडल में बेसिकली, बिकॉज आप अगर देखें कि इंडिया में देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट K-12 सेगमेंट का मार्केट है। देयर आर 25 करोड़ स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जो क्लास 1 से 12 में है। देयर आर मोर देन 16 लाख स्कूल्स इन इंडिया। प्राइवेट स्कूल्स, अच्छे तरह के प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल कम से कम 3-4 लाख ऐसे अच्छे स्कूल्स हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ नीड। मतलब सोसाइटी में भी हम एक देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे पेरेंट्स का आपने कहा भी IoT किट पे, मतलब हर कोई चाहता है कि कुछ हमारा बच्चा अलग सीखे, कुछ लीक से हटकर वो कुछ चीजें करे। तो इस तरीके से ये सिर्फ इंडिया में नहीं, एज अनुराग सेड कि एक ग्लोबल एक ट्रेंड आ रहा है। हमको मॉरिशस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इवन यूरोपियन कंट्रीज, उज्बेकिस्तान वगैरह में भी हमारी UK
यूके में भी बात चल रही है, तो एक इवन डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो वहाँ पे भी अभी ऐसा नहीं कि ये बहुत आम चीज हो गई है, कम्युनिटी बन गई है। जो स्टेम इनोवेशन है, स्टेम एजुकेशन है, वो वहाँ पे भी अभी नई नई चीज आ रही है। तो इस तरीके से हम अभी बहुत ऐसे पिछड़ नहीं रहे हैं, एंड देयर इज अ ग्लोबल आई थिंक एपेटाइट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस। राइट। देन कमिंग बैक टू योर सेकंड पॉइंट जो आपने पूछा कि जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, तो अभी हमें मतलब अभी तो जस्ट शुरुआत है। वही जो मैंने कहा कि अगर आप देखें कि कम से कम 16 लाख इंडिया में स्कूल्स हैं, 2-3 लाख अच्छे स्कूल्स हैं। लॉट अभी तो सिर्फ ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे स्कीम अभी कुछ शुरू हुई है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। देन प्राइवेट स्कूल्स, वी आर प्रेजेंट इन लॉट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल्स, अराउंड 15-20 दिल्ली पब्लिक स्कूल, APJ स्कूल्स, लॉट ऑफ स्कूल्स वी आर कवरिंग। तो एक प्राइवेट स्कूल्स खुद भी चाह रहे हैं अपनी इनोवेशन लैब्स करना, गवर्नमेंट भी उनको एक तरह से ऑगमेंट कर रही है थ्रू दिस फंडिंग एंड अदर थिंग्स। सो होल इकोसिस्टम इज पिकिंग अप। अभी आज से 15-20 साल पहले जैसे कंप्यूटर्स इंडस्ट्री जब कॉलेज में आई थी, नए नए कंप्यूटर्स लगे थे, अब आने वाले 2-3 सालों में ये होगा कि हमको जगह जगह इनोवेशन लैब्स इस तरह की देखने को मिलेगी, जो अभी बहुत कम है। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन टर्म्स ऑफ दैट। बिल्कुल सही है। तो विक्रांत, मुझे बताइए कि जो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये तो बाहर भी जाने का सोच रहे हैं, और फिर स्काई इज द लिमिट वाली बात है। तो उस हिसाब से स्केलिंग का कोई वो नहीं है, जितना आप चाहें, जितनी मेहनत कर लें उतना बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेटली। तो ग्लोबल मार्केट है। डेवलपिंग कंट्रीज एक बहुत बड़ा मार्केट है। डेवलप्ड कंट्रीज स्टेम एजुकेशन अभी भी थोड़ा वहां पे एक्सपोजर है, बट आप अगर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अगर अफ्रीका कंसिडर करोगे तो वही एक बहुत बड़ा मार्केट है स्टेम एजुकेशन। और मुझे तो लगता है कि भारत ही अकेला देख लें तो कोई कमी नहीं रहेगी, इतने स्कूल्स, इतने स्टूडेंट। तो अनुराग, ये बताइए कि स्केल करने के लिए इस समय क्या प्लान है, कैसे इसको बढ़ाएंगे, कैसे आगे लेकर जाएंगे, और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई लक्ष्य वगैरह बना रखा है आपने? हाँ जी, डेफिनेटली हर स्टार्टअप कंपनी की तरह हमने भी बनाया हुआ है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि हमारा जो एक टारगेट है वो एक्चुअली हमारी जो सोच है थोड़ी सी डिफरेंट है। हम पहले अपना ये सोचते हैं कि नहीं, हम रेवेन्यू प्लान ना करें, पहले हम जैसे हमें ग्लोबल कंपनी बनना है, तो पहले हम अपनी सोच ये कि ग्लोबल कंपनी बननी है। नेक्स्ट 1 ईयर में वी नीड टू हैव अराउंड 500 इंजीनियर्स। तो उसके लिए हमें कितना रेवेन्यू चाहिए होगा। सॉरी, एक्चुअली हमारा थोड़ा सा एक डिफरेंट हमारी सोच है कि पहले हम जो करना चाहते हैं, हमारे पास कितने इंजीनियर्स चाहिए, हमारे पास हम कहाँ जाना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हमें कितना रेवेन्यू चाहिए, हमारी थोड़ी सोच इस तरीके से होती है। तो डेफिनेटली हमने वो प्लान किया है, और कुछ इन्वेस्टर्स को भी हमने अप्रोच किया है। और इस पे सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने अपफ्रंट हमें अप्रोच किया है, तो हमारी उनसे बात भी चल रही है, एंड आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ ना कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। और आई थिंक आई होप फॉर गुड। विक्रांत साहब, ये बताइए कि पूरा जो एड्यूटेक स्टार्टअप वाला पूरा जो बिग सेक्टर कह लेता हूं, इसमें किस तरह की संभावना है? क्योंकि हमने जितनी भी एड्यूटेक कंपनी यहाँ आते हुए देखी है, एक तो लग रहा है कि कुछ अलग कर रहे हैं, गुड फॉर द सोसाइटी, वो तो है, और उनके बिजनेस मॉडल में स्केल की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट अकेले इंडिया में ही मिल जाता है। डेफिनेटली। तो एजुकेशन इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट पहले से ही था। एक इन्फ्लेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल आज बढ़ते जा रहा है, और उसका रीजन ये है कि आज 1 साल का बच्चा भी पहले हाथ में मोबाइल फोन ले रहा है। हम पेंसिल नोटबुक यूज करते थे। आज ऐसी कंपनीज है इंडिया में कि आप फोटो खींचो क्वेश्चन का, और ऐप आपको समझाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आंसर करना है मैथ का। उसको होमवर्क असिस्टेंट हम बोलते हैं। तो पढ़ने के लिए लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैजूस हमको पता है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है। होमवर्क करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी असिस्टेंट है, और टेक्नोलॉजी खुद सीखने के लिए आप आज ऑनलाइन जा रहे हो। तो मार्केट वही है, हमेशा से बड़ा था। अप्रोच चेंज हो रहा है। जो ब्रिक एंड मोर्टर अप्रोच था, जो हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे थे, आज वो पूरा मोबाइल फोन और लैपटॉप पे आ रहा है। तो बस वही डिफरेंस है। और क्योंकि वो मोबाइल और लैपटॉप पे आ रहा है, तो आप एक क्लासरूम में 30 बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये अप्रोच से आप एक डिवाइस पे लाखों लोगों को पढ़ा सकते हो। बेस मार्केट मेरे हिसाब से
was always big. राइट, तो अनुराग और राजीव के लिए कोई सलाह होगी आपके पास? ये बहुत अच्छा बिजनेस है. हम जितने बिजनेस यहाँ देखे हैं, एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू इस बिजनेस से पॉसिबल है. एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. तो आई थिंक इट इज गोइंग वंडरफुल. सो ऑल द बेस्ट टू यू. और एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ की कि इन्वेस्टर्स खुद आ रहे हैं. और हमेशा यही होता है कि एक बार आपके नंबर्स जब दिखाई देते हैं तो पैसा इन्वेस्टर्स आपके पास खुद आ जाते हैं. पिचिंग करने जाने की जरूरत नहीं होती है. तो दैट इन इटसेल्फ इज अ सक्सेस मैटर. चलिए, तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा राजीव और अनुराग आपके लिए. और बहुत शुभकामनाएं स्टेम रोबो की तरफ से, हमारी तरफ से, कि आप जिस ग्लोबल कंपनी की कल्पना कर रहे हैं, जहां तक इसे ले जाना चाहते हैं, वहां एक दिन आप जरूर पहुंचे. और जरूर स्टार्टअप नेशन को भी याद रखें जब ऐसा हो जाए. बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए. और विक्रांत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतनी सारी बातें हमसे की. तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद होंगी ऑफ कोर्स आपकी आज की बड़ी खबरें. और ब्रेक पे जाते हुए जैसा हम आपको बताते हैं कि अगर आपका भी स्टार्टअप वो पोटेंशियल रखता है, आपको लगता है, वो भरोसा है कि एक दिन ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगा, तो आप हमें बताएं. हम उसे यहाँ लेकर आएंगे, स्टार्टअप नेशन पर फीचर करेंगे. और उम्मीद यही होगी कि एक दिन ये स्टार्टअप बहुत आगे जाए, एक बड़ी कंपनी बने. ये ईमेल आईडी आपको याद हो चुका होगा अब तक, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए और हमें जरूर लिखिए. वेलकम बैक. स्टार्टअप नेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है. तो आपने आज की स्टार्टअप स्टोरी देख ली है, गुरु ज्ञान भी हो गया, और अब वक्त है आज की स्टार्टअप न्यूज का. उसके लिए हमारे साथ होते हैं हमारे स्टार्टअप ड्यूड. तो आज है हमारे साथ सिल्की और स्टूडियो में मौजूद है. सिल्की जी, क्या ताजा खबरें हैं आज? सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बैंगलोर बेस्ड व्हीकल रेंटल प्लेटफॉर्म है ड्राइव इजी. इसने इनकी तरफ से एक खबर आ रही है कि ये जल्द ही यूएस या फिर जापान दोनों में से कहीं स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग की तैयारी में है और आईपीओ जल्द ही इनकी आ सकती है. आपको बता दें कि इसमें यामाहा जो कंपनी है वो एक बड़े इन्वेस्टर हैं इस स्टार्टअप में. और जो लिस्टिंग है वो यूएस या जापान में इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडिया में कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी की लिस्टिंग नहीं हो सकती है. पहली वजह यह है स्टार्टअप होने के वजह से हो सकता है इनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स ना हो. और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर विदेशी हैं, यानी यूएस और जापान के हैं. तो ये दो बड़े कारणों की वजह से इनकी लिस्टिंग जो है वो यूएस या फिर जापान में होने की तैयारी चल रही है. दूसरी खबर है पेपर की तरफ से, जो कि एक कंटेंट मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है. इन्होंने 2.2 करोड़ की सीड फंडिंग उठाई है और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसमें टाइटन शामिल है.
जो तीसरी खबर है वो है रुपीक प्लेटफॉर्म से। ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि गोल्ड लोन्स देती है, ऑनलाइन गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, और इन्होंने $30 मिलियन की इक्विटी फंड रेस की है। ये सेकेंड राउंड की फंडिंग है और कुल मिलाकर अगर 2 राउंड्स की फंडिंग को जोड़ा जाए तो $60 मिलियन की फंडिंग अब तक इस स्टार्टअप ने रेस कर ली है। इस राउंड में जो की इन्वेस्टर्स थे उसमें फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल थे और जीजीवी कैपिटल, टैंगलिन वेंचर पार्टनर्स और केबी इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे कुछ और फाउंडर्स भी, कुछ और इन्वेस्टर्स ने भी इसमें अपना पैसा लगाया है। साथ ही जो शुरुआत से स्टार्टअप के साथ हैं सिकोया इंडिया और एसिल पार्टनर्स, ये दोनों भी करंट राउंड में इन्वेस्टर्स रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सिल्की, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज आप लेकर आई हैं। बहुत शुक्रिया इन सारी खबरों के लिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, नहीं तो और डिटेल आपसे लेते। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आपसे जाते जाते फिर कि अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो आप हमें जरूर संपर्क करें। हम आपके स्टार्टअप को यहाँ फीचर करेंगे। मेल आईडी नोट कर लीजिए और हमें लिख दीजिए। तो फिर कल मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, कुछ और नई स्टोरीज, कुछ और गुरु ज्ञान और खबरें। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।